नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है साहित्य जंक्शन के पेज पर। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगा कि आप आए। और आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर के आने का। और अब सर आ गए हैं तो सर से बहुत सारी बातें होंगी। तो थैंक यू। मुझे भी इंतजार हो रहा था कब बातचीत की बहुत शुरुआत होगी। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग हैं यहाँ पे और मैं खुद भी पर्सनली आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सुन करके। बिल्कुल सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जितने लोग भी जुड़ रहे हैं सबको आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है सर। मेरी आवाज कम आ रही है। हाँ अब हाँ, अभी ठीक है सर। मतलब मुझे इसको थोड़ा सर सबसे करीब पहले करना तो होगा। आपका स्वागत भी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब मैंने बहुत जल्दी से आपको बोला और आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए। और तो इसी के साथ थैंक शुरू यू। करते हैं अपना ये सेशन। तो सबसे हम्म, पहले तो सर मैं आपके बारे में जितना जानती हूँ उससे कुछ ज्यादा जानने की इच्छा में हूँ कि थोड़ा उससे ज्यादा मैं जान पाऊँ आपको। हम्म। तो सर आप जब आपने लिखना शुरू किया तो किस तरह मतलब किस तरह का ऐसा आपका कोई बैकग्राउंड था कि आपने लिखना शुरू किया या फिर कुछ ऐसे ही मन में आया तो आपने लिखना शुरू किया, क्या था ऐसा, किस वजह से आपने लिखना शुरू किया? ये तो पता नहीं कि किस वजह से लिखना शुरू किया, लेकिन हाँ एक बैकग्राउंड जरूर था मेरे पास में। यानी मेरे परिवार में लिखने पढ़ने की एक परिपाटी, एक परंपरा थी। लिखने पढ़ने से, किताबों से, भाषा से उन सभी का जुड़ाव था। मेरे पिताजी खुद भी लिखा करते थे और अपने जमाने में, उस जमाने की जो पत्रिकाएं थी उनमें उनकी बहुत अच्छी रचनाएं, कविताएं ये सब छपती रहती थी। मेरे बड़ी बहन जिनका मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा, वो किताबों से जुड़ी हुई थी। दरअसल वो सबसे हमारे परिवार में, जो मेरी पीढ़ी के लोगों में, सबसे पहले उन्हीं ने हाथ में कलम पकड़ी थी। कुछ न कुछ वो लिखा करती थी। बहुत जल्दी उनका निधन हो गया, लेकिन जाने से पहले वो हम लोगों के भीतर किताबों के प्रति प्रेम और लिखने की प्रक्रिया के प्रति एक आकर्षण उस जमाने में पैदा कर गई थी। तो एक बैकग्राउंड था जिसने मोटिवेट किया, जिसने प्रोत्साहित किया, और जिसके कारण जो है आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कुछ फौरी तौर पर कुछ अर्जेंट मेंटर्स आपके आसपास होते हैं तो चीजें आप सीखने लगते हैं, आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बैकग्राउंड हेल्पफुल था, ये तो सही बात है। बिल्कुल सर। हाँ मतलब मुझे भी ये लगता है कि लिखने की शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोगों से ही हम सीखते हैं। तो आपने अपनी अच्छा आपकी जो बहन थी वो आपसे बड़ी थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तभी अच्छा। तो सिखाया उसने। छोटी होती तो हाँ, मैं छोटों तो से कोई खुद, सीखता हाँ नहीं है। तब मैं जब 15 साल का हुआ हम्म, तब मेरी बहन का निधन हो गया। तो वो मुझसे 7 या 8 साल बड़ी थी वो। और इसका मतलब है कि मैं उनसे जो सीखने की, ये जो 11 से 15 के बीच का जो पूरा उम्र थी मेरी, उस दौरान मैं उनसे बातचीत में सीखता था। और वो दरअसल वो दिन, हम एक लंबी बीमारी से जूझी थी, वो हमेशा घर में रहा करती थी, एक बेड पर रहा करती थी। तो उनके आसपास किताबें होती थी, पेंसिल, डायरी, कलम, हमेशा कुछ न कुछ लिखा करती थी। तो जब आप देख रहे हैं कि आपकी बड़ी बहन जो बीमार है और पूरे घर का ध्यान उसकी तरफ है, वो बैठ के कुछ लिखा करती है, तो आपकी उत्सुकता बहुत स्वाभाविक तौर पर उस तरफ चली जाती है कि आखिर ये लिखती क्या है। आप हम्म, यकीन करेंगे, वो बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी से लेकर के अपने मन में आई हुई बातों को कविता की तरह लिखने की कोशिश करती रहती थी वो। कई बार तो मैं वही हैरान होता, आज सोच के हैरान होता हूँ कि क्या उस उम्र में क्या फॉर्म लेकर के आती थी वो।
भिंडी की सब्जी बनानी है समझ लो, तो उसको कविता में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो इस पर कविता लिखने की कोशिश करती थी। तो वो बहुत अट्रैक्टिव था ये और तो इसके बहुत कारण जो यूनिक है यूनिक भी था ये बहुत। है। हाँ। तो इसके कारण उन सब चीजों की तरफ मेरा ध्यान, मेरा इंटरेस्ट बनने लगा था। और सबसे बड़ी इससे भी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि उन्होंने मुझे किताबों से और पढ़ने से प्रेम करना सिखाया। वो अगर 12 घंटे जाग रही थी, वो समझ लीजिए दवाओं के असर में 12 घंटे सो रही हैं और 12 घंटे का उनका एक जागृत दिवस होता था, तो 12 में से कुछ नहीं तो कम से कम 10 घंटे वो पढ़ना और लिखना ही करती रहती थी और कुछ नहीं करती थी। तो इतना पढ़ना संयम के साथ, सब्र के साथ, धैर्य के साथ, ये एक बहुत सुंदर चीज जो है उनसे मेरे भीतर आई। बाकी मेरे बड़े भाई वो खुद भाषा के जानकार, मेरे पिताजी कई सारी भाषाओं के जानकार, तो भाषा के प्रति एक प्रेम और भाषा का जो बुनियादी ज्ञान है वो इनसे आया। तो एक, मैं कई बार कहता हूँ कि जब एक लेखक या एक कलाकार अकेले नहीं बनता है, उसको बनाने में उसके आसपास के कई लोगों का योगदान होता है। और कई बार हम उन लोगों की तरफ देख नहीं पाते हैं या उन फैक्टर्स की तरफ देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो धीरे 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 बनता है। दूसरे लोग उसे बनाते हैं, उससे जो प्यार करते हैं वो लोग उसे बनाते हैं। सर मुझे आपकी वॉइस ना मतलब बीच बीच में ना बहुत हल्की हो जा रही है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ अपना। हाँ, ये है, इसको मैं चेंज करता हूँ 2 मिनट। हाँ ठीक है सर, इसको चेंज करता हूँ। हेलो श्रद्धा। सर मैं यही हूँ। 1 मिनट बेटा, सुनो बेटा, ये वाला हेडसेट दे दो। जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम भी श्रद्धा है, तो मैं तुम्हारा नाम भी, इसीलिए मैंने बोला मैं यही कहूँ। यार ये इसमें आवाज नहीं आ रही ठीक है, जैसे इसमें आती है। हाँ, अब बताइए मुझे कि क्या अब आ रही है ठीक से? एकदम सही आ रही है। इसका मतलब उस हेडसेट में, इस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है शायद। हाँ अब एकदम सही है। अब अच्छा, अब आपने जब बोला स्वधा, मैंने बोला मैं अच्छा, वो मुझे सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन ये बहुत कोइंसिडेंस है कि आपकी बेटी का नाम भी स्वधा है और मेरा नाम भी स्वधा है। हाँ बिल्कुल, ये एक अद्भुत संयोग है। और जिस समय मैंने उसे आवाज लगाई, ठीक उस पल मैं ये भूल गया था कि यहाँ भी एक और स्वधा है, और तुरंत फिर मुझे ध्यान आया कि अरे यहाँ भी स्वधा है, वहां भी स्वधा है। मैं एक स्वधा से बात रोक करके दूसरी स्वधा से मदद मांग रहा हूँ। आप स्वधा के इर्द गिर्द ही हैं, तो ये बहुत अच्छा है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको जो भी सीखने को मिला वो आपकी पूरी फैमिली, मतलब बैकग्राउंड ही एक तरह से वैसा समझा जा सकता है कि वहीं से आपको वो चीजें सीखने को मिली। हाँ, और इसके बाद में हमारी दोस्तियां भी बहुत अच्छी हो गई थी। जब हम 17 साल के हुए, 16-17 साल के, और उस समय हमारी कविताएं छपने लगी देश की अच्छी पत्रिकाओं में, उसी समय हमारी दोस्ती एक 75 साल के बुजुर्ग के साथ हो। वो एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे, उन खुद की लाइब्रेरी थी उनकी। वो हर शाम को जो है 2-2.5 घंटे के लिए लाइब्रेरी चलाया करते थे, लाइब्रेरी ओपन करते थे, उसमें बैठते थे वो। और 1936-40 के जमाने के संस्मरण सुनाते थे। वहां से लेकर के कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी, इन सब लोगों के साथ उनके बहुत गहरे करीबी रिश्ते थे। तो इन लोगों की कविताएं, इनकी बातें, इनके लिटरेचर के साथ गहरा जुड़ाव, और विश्व साहित्य, उनकी लाइब्रेरी में जो है पूरा रशियन लिटरेचर, वो हिंदी अनुवाद में, जो उस समय
सोवियत संघ के प्रकाशक, प्रगति प्रकाशन, रादुगा प्रकाशन, ये लोग जो किताबें निकालते थे उनकी वो लाइब्रेरी में सारी किताबें लगभग थी। तो एक रूसी लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, इनके प्रति एक पूरा एक्सपोजर 17 साल की उम्र में हो गया। 75 साल की उम्र के व्यक्ति हमारे मित्र थे, तो वो अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव और कविता और कहानी के साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स ये सब साझा करते रहते थे। हम 4-5 नौजवान थे जो उनके पास जाकर के सुनते रहते थे उनको, और उन एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से अपनी चीजों में बदलाव या वो सब चीजें किया करते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए कैसा एक संयोग बनता चला गया। आपको किताब घर में भी मिली और जब आप बाहर निकले सड़क से तो वहां किताब मिली। और ये तो उनसे ना ये एक और देखिए, मुझे देखिए कई बार ऐसा होता है ना, मेमोरी का झटका पड़ता है। अब देखिए मुझे ये याद कैसे आ रहा है कि हमने उन 75 साल के, उनका नाम था सूर्यदेव उपाध्याय, और हमने उन लोगों उनसे दोस्ती कैसे की थी कि उस रास्ते से हम लोग रोज गुजरते थे, वहां देखते थे लाइब्रेरी का एक बोर्ड लगा हुआ है और बड़ा, और लाइब्रेरी का नाम भी बहुत ही दिलचस्प था, लेनिन लाइब्रेरी। तो लेनिन के नाम से लाइब्रेरी, लेनिन के नाम की लाइब्रेरी थी। तो हम लोग हमेशा देखते थे कि ये बंद है। एक दिन संयोग से वो खुली हुई दिख गई और हम पहुंच गए वहां पे, सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और पहली मुलाकात में जो मित्रता हुई हम लोगों की आप उनके चहेते बन गए होंगे, इतना मैं जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनका इतना इस तरह का चहेता बन गया था कि उन्होंने लाइब्रेरी की चाबी मुझे दे दी। कुछ ही हफ्तों में लाइब्रेरी की चाबी मुझे दे दी, पूरी लाइब्रेरी मुझे संभालने के लिए दे दी, और मैं उस लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ता था, रात भर वहीं पढ़ा रहता था। और ऐसा कई बार ऐसा था, हफ्ते भर तक मैं घर नहीं जाता था, वहीं पढ़ा रहता था, पढ़ता था, क्योंकि लाइब्रेरी में सारी चीजें थी। एक छोटा सा किचन भी था, चाय बनाने से लेकर के सारा सामान वहां पर था। बिल्कुल लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही होटल थे, आप नाश्ते वाश्ते के वड़ा पाव वगैरह आराम से खरीद सकते थे। तो एक तरह का ऐसा जीवन वहां शुरू हो गया था। मैं और मेरे दोस्त भी थे, हम कई दोस्त वहां पे रुक जाते थे कई बार तो, लेकिन स्पेशली मैं लंबे लंबे समय तक, 10-10 दिन तक, 12-12 दिन तक लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकलना है। तो वहां पर जो रशियन लिटरेचर पढ़ा था, और उसने पूरा सोच बदल के रखा, पता है, एक इंटरनेशनल लिटरेचर, एक 17-18 साल की उम्र में जब आप यूरोपियन लिटरेचर को टच कर लेते हो, तो आपकी सोच बदलने लगती है, आप मॉडर्न होने लगते हो, आपको लगता है कि नहीं, दुनिया का क्षितिज, दुनिया का दायरा बहुत बड़ा है, और आपको अपने लिए जगह बनाने के लिए उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शुरू में ही समझ में आ जाता है। तो सब सुदैव, मराठी में कहते हैं सब सुदैव से होता रहा, तो ये सब सुदैव था, ये सब सुदैव मतलब लक एक तरह का। तो आप मतलब 17-18 साल से आप मतलब जो पश्चिमी देश के जो भी लिटरेचर है, आप उनको वहीं से वो लाइब्रेरी आपकी शुरुआत है जहां से आपने ये इंटरनेशनल लिटरेचर। बाकी हिंदी लिटरेचर तो घर से पढ़ना शुरू हुई, घर में कामायनी थी, घर में प्रेमचंद थे, घर में जो है मैथिली शरण गुप्त थे, घर में जयशंकर प्रसाद थे, घर में पूरा का पूरा हिंदी किताबों की लाइब्रेरी घर में थी। अंतरराष्ट्रीय किताबें मुझे लाइब्रेरी वहां जाकर के मिल गई। और एक तीसरी जगह थी मुंबई में, फ्लोरा फाउंटेन में, सड़क पर, उस जमाने में, अब तो खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन उस जमाने में किलोमीटर तक रद्दी सेकंड हैंड किताबों की दुकान लगती थी। रोज शाम को जो है आप सड़क पर निकल जाओ, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ किताबें ही किताबें बिकती रहती थी। वहां जो समय मेरा बचता था मैं वहां जाकर बैठ जाता था। वहां पर मुझे इंटरनेशनल लिटरेचर की मैगजीन्स, देखिए किसी भी लिटरेचर से अगर जुड़ना हो तो किताबें तो आपको क्लासिक्स बता देंगी, किताबें तो आपको वो बता देंगी जो लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन कंटेम्पररी टाइम्स में क्या चल रहा है ये बताएंगे आपको मैगजीन। तो मुझे वहां पे पेरिस रिव्यू के अंक मिलते थे, मुझे वहां पे न्यूयॉर्कर के अंक मिलते थे, ग्रांटा के पुराने अंक मुझे मिल जाते थे। तो उससे एक समकालीन विश्व साहित्य के साथ जुड़ाव वहां पर होने लगा। पेरिस रिव्यू पढ़ने की आदत जो भी आज तक नहीं गई है, आज भी एक एडिक्शन की तरह मैं पेरिस रिव्यू पढ़ता हूँ, तो वो वहीं से फ्लोरा फाउंटेन के
फुटपाथ से ही आई हुई है। ये 2-3 जगहें जो हैं आपकी रचनाओं के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, जो भी आप लिखते हैं, जो बहुत। भी आप लिखते हैं। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि जैसे दिल्ली में भी है, तो दरियागंज में लगती हैं ऐसी दुकानें, जैसे आप बता रहे हैं वहां पे है, तो ऐसे दरियागंज में भी लगती हैं, और यहाँ पे भी ऐसे होता है कि हम लोग और संडे को लगती हैं, और संडे की दरियागंज में सुबह। संडे को लगती हैं, सुबह के हाँ समय लगती हैं। हाँ, संडे को सुबह सुबह अपनी नींद खराब करो, हम लोग को लगता है कि यार मतलब इतना दूर जाना थोड़ा टफ हो जाएगा, और संडे को हम जाते थे कॉलेज टाइम में, और वहां से बुक्स खरीद के लाते थे और फिर पढ़ते थे, तो मजा आता था। लेकिन आपका, क्योंकि हम लोगों का ये था कि कॉलेज चल रहा था, तो हम लोग अपने ही वही दिनकर निराला जो सिलेबस में लगा हुआ उन्हीं लोगों की बुक्स पढ़ते थे ज्यादा। बट आपका था कि आपने बिल्कुल ही लीक से हटके जो कहते हैं वो काम किया है। वो तो हमारे जो उपाध्याय जी थे ना, हम्म, कॉमरेड उपाध्याय, वो हमको शुरुआत में एक चीज हमेशा बार बार बोलते थे, जिस चीज की बहुत ज्यादा चर्चा होती है दुनिया में उसको थोड़ा बाद में पढ़ना, जिस चीज की हम्म, कम चर्चा होती है उसको जरा पहले पढ़ना, तो तुम्हें क्या हम्म, होगा कि हो सकता है कि रियलिटी तुमको पता चले। तो हम्म, एकदम फेमस, जो कोई नाम एकदम फेमस तुमको दिख रहा है उसको तुम थोड़ा सा पढ़ना अवॉइड करना। हम्म, किताब की दुकान में भी जाना तो उसको चुनना जिसकी फेम जरा मीडियम लेवल की हो, उसको उठा करके पढ़ लेना, तो तुमको हो सकता है कि ज्यादा नयापन, ज्यादा नवीनता ये महसूस। तो मेरे साथ ये चीजें चलती रही, एक तरह का फार्मूला भी थोड़ा सा बना के रखा था उस जमाने में तो ही। जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरह की किताबें हम्म। बहुत, अभी आज के जो पाठक हैं या जो भी लेखक हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम फेमस राइटर को पढ़ें। अगर कोई हम्म। भी ऐसे कोई भी किताब लिख देता है तो लोग उसको पढ़ने नहीं जाते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम फेमस राइटर को ही पढ़ेंगे, उसकी ये बुक किसी ने बता दिया कि अच्छी है तो हम उसी को पढ़ेंगे। लेकिन आपने हम्म। वैसा नहीं किया। आपने जब उन्होंने बोला सर ने, तो आपने वो बुक उठाई जो नहीं पढ़ी जाती थी या जो शायद कम पढ़ी जाती हो। मीडियम लेवल का फेम, मीडियम लेवल का फेम। जैसे जैसे एग्जाम्पल मैं आज की तारीख में दूं आपको, तो हम्म, आज आप किताब की दुकान में चले जाओगे तो कौन सी फेमस किताब है आपको, सबसे ज्यादा फेमस राइटर दिखेगा पाउलो कोएलो, मत हम्म, पढ़ो, छोड़ो, मत पढ़ो। मतलब मेरा फार्मूला जैसा है ना, पाउलो कोएलो मत पढ़ो। इससे हम्म, फेमस कौन है? अरे यार इससे फेमस जो है, इससे कम फेमस है, चलो ओरान पामुक की किताब आ रही है, नोबेल प्राइज जीत चुका है लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं, इसको पढ़ो। हम्म, ये मीडियम लेवल का फेम है। जीता उसने नोबेल प्राइज है लेकिन पाउलो कोएलो से कम लोग जानते हैं उसको अपने यहाँ पे, हम्म, तो हम्म, उसको उठा करके पढ़ो। तो इस तरह से सिलेक्शन, अब इस तरह से, मतलब ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह से हम्म, सिलेक्शन करते हैं हम लोग। कई बार अंधा सिलेक्शन भी करते थे, इसमें फंसते भी थे, लेकिन एक थ्रिल है, आनंद है, इसमें मजा आता था। हम्म। ये तो मतलब मुझे ये चीज बहुत यूनिक लग रही है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी किताब खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं क्या, कौन सी किताब ले, कौन सी किताब इस समय बहुत अच्छी है, कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए। तो सब लोग यही सजेशन देते हैं, इसकी बेस्ट सेलर है और इसकी ऐसी किताब है, आप यही पढ़िए, आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन आप ने जो बोला, तो मुझे ये चीज लग रही है कि बिल्कुल मतलब ये चीज जरूरी भी है, ताकि हमें जो उसकी मतलब जो किताब है उसकी जड़ में क्या है, उसकी चीजों के बारे में हम जान सके, समझ सके। रियल क्योंकि रियल लिटरेचर की रियल लिटरेचर की एक पहचान ये भी है कि वो बहुत ज्यादा नहीं बिकता है, मीडियम हम्म, लेवल का बिकती है। जो हम्म, लोअर लेवल के लिटरेचर यानी चालू किताब की पहचान ये है कि वो बहुत ज्यादा बिकती है, लाखों कॉपीज बिक जाएंगी, एक मोटे तौर पर ऐसा है। रियल लिटरेचर में अगर 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड आ जाएगा किसी जमाने में, तो वो तो खैर बिकेगा ही बिकेगा, करोड़ों कॉपीज हम्म, इसकी। लेकिन बिल्कुल। आम तौर पर आपके आसपास जो किताबें सबसे ज्यादा बिक रही होती हैं, अमूमन वो हल्के हल्के लेवल का साहित्य होता है। जो किताबें हम्म, मीडियम रेंज में बिक रही होती हैं या कम बिक रही होती हैं, कई बार उनके भीतर बेहतर चीजें मिल सकती हैं, मिल जाती हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि हर आदमी अपने लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स बना के रखता है, मेथड टू माई मैडनेस शेक्सपियर कहता था इसको। तो एक तरह का मेथड टू माई मैडनेस, या वो कोई फार्मूला नहीं है बट एक ऑब्जर्वेशन है। हम्म, बिल्कुल। तो सर जैसे हम लोग जब मैंने लिखा था पहली कविता, तो मैंने माँ पे लिखी थी।
तो जब आप लिखना शुरू किए तो पहली कविता आपकी, मतलब आपको जब आपने 17 साल की उम्र से आपने लिखना शुरू किया, तो आपकी पहली कविता किस पे आपने लिखी थी? ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि मैंने पहली कविता, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, याद नहीं है? बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने पहली कविता कौन सी लिखी थी, पहली कविता छपी कौन सी थी ये याद है, क्योंकि मैंने लिखी बहुत सारी थी, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। अच्छा, नहीं अभी बीच में आपके यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू था, बट अभी ठीक आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, तो मैं तो क्या बोल आपको रहा था, याद मैं भूल नहीं? गया। हाँ, पहली कविता याद नहीं है कि एग्जैक्टली किस चीज पे लिखी थी, लेकिन मुझे ये याद है कि जनसत्ता में ना, जनसत्ता में उस समय जनसत्ता जो मुंबई से निकलता था, संडे के एडिशन में मेरी कविता छप के आई थी, मेरी फोटो वोटो लगी थी, अच्छी फोटो वोटो लगी थी। और वो इतनी बड़ी, उस समय ना तो नेट वगैरह फोन वगैरह कुछ होता नहीं था, न्यूज़पेपर्स बहुत बड़ा साधन थे, और संडे का एडिशन तो नाई की दुकान में ऐसे रखा रहता था, लोग ऐसे पढ़ते थे। तो जब मेरी कविता छप के आई, और उसी दिन मैं बाल कटाने, संयोग से बाल कटाने पहुंच गया था मैं, तो उसके बाद तो तुम जय जय हो गई थी, चारों तरफ जिधर देखो उधर, आप सड़क से निकल रहे लोग पहचान ले रहे, अरे तेरा फोटो छपा था, किसी को इस बात से लेना देना नहीं कि क्या छपी थी, कविता छपी थी, तेरा फोटो छपा था, तेरा फोटो छपा था, ए भाई तेरा फोटो छपा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो रहता है। हाँ, मैं दूसरे दिन मंडे को कॉलेज गया, लोकल ट्रेन में चढ़ करके, तो लोकल ट्रेन में बहुत सारे लोग मुझको पहचान, तेरा कल फोटो छपा, हाँ छपा छपा, थैंक यू थैंक यू। तो वो वो जो अनुभव है ना, कि फोटो छपते ही अखबार में चर्चा होते ही, एग्जैक्टली कौन सी कविताएं हैं ये अभी भी मुझे, मतलब डायरी कहीं रखी है, उसमें वो पेजेस रखे हुए हैं, क्योंकि वो कविताएं, जो पहली कविताएं मेरी छपी थी, वो मैंने अपने संग्रह में शामिल नहीं की है, इसलिए वो बार बार रिकॉल नहीं होती। मैंने उस जमाने की बहुत कम कविताएं अपने पास, अपने संग्रह में शामिल की, ज्यादातर छोड़ दी, क्योंकि वो एक कच्ची कलम का कुछ वो था। शुरुआत में तो यही चीज होती है कि आप कुछ टूटा फूटा लिखते हैं, लेकिन बाद में जब जिस तरह आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं, और हम फिर उसके बाद कविताएं, मतलब कॉलेज टाइम में जब लिखते हैं तो उसका एक अलग लेवल होता है। पता है क्या, ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टूटा फूटा लिख रहे हो, जिस समय आप लिख रहे हो तो उस समय नहीं मानते हो, 10 साल बाद मानते हो, तो अरे यार 10 साल पहले बहुत टूटा फूटा लिखा था। इम्पोर्टेंट क्या है कि जिस समय आप लिख रहे हो उस समय आपको ये फील होना चाहिए कि ये टूटा फूटा है, इसका मतलब है कि आप अब पकड़ रहे हो चीजों को। हम लोग अमूमन अपने लिखे हुए से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, लिखे हुए के मोह में रहते हैं, उससे इतना मोहित रहते हैं, इतना सम्मोहित रहते हैं कि मैंने लिखा है, क्या लिखा है, शानदार लिखा है, इससे आगे क्या लिखा जा सकता है, इस तरह की फीलिंग आती रहती है। ये सबसे खतरनाक चीज, इसी से निकल, जब राइटर तभी मैच्योर होता है जब इस फीलिंग से बाहर निकल। जी सर। जी कट गया था, कुछ इशू थे ना। हाँ, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, अभी ठीक है। कभी कभी नेटवर्क भी ऐसे धोखा दे देता है, जब इतनी अच्छी बात चल रही है बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा लगता है। कोई बात नहीं, तो जिंदगी का पार्ट ऑफ नेटवर्क अब हम लोगों की जिंदगी का एक पार्ट है, बिल्कुल। पे चलते रहेंगे। थैंक यू अपराजिता जी। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो इसको हम अब बाद में ले लेंगे, पहले हम अपनी थोड़ी सी बातें करते हैं उसके बाद। तो सर आपने जब आपका कौन ऐसा राइटर, कौन सा राइटर है जो आपका फेवरेट राइटर है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं कि इनकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद है, या कोई भी ऐसा राइटर जिसको पढ़ के आपको लगा हो कि नहीं नहीं, इनसे मैं क्या सीख सकता हूँ, कुछ चीजें ऐसी रही हूँ जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? वैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, पता है क्या, फेवरेट राइटर की लिस्ट कभी छोटी नहीं होती, मैं उसको कितना भी प्रून करने की कोशिश करता हूँ कि 2 4 5 तक सीमित रख सकूं, लेकिन वो बड़ी होती चली जाती है।
क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा जिन राइटर्स ने एक नया एक्सपोजर दिया था मुझे, उनमें पोएट्री में थे पाब्लो नेरूदा, जिन्होंने दुनिया का एक बड़ा साहित्य, दुनिया की कविता की एक बड़ी परंपरा, प्रगतिशील कविता की परंपरा उससे न केवल परिचित कराया बल्कि उसका दीवाना बनाया, उससे प्रेम करना सिखाया, ये पोएट्री में। और जहां फिक्शन की बात है तो गब्रियल गार्सिया मार्केज। मजे की बात है कि दोनों ही लेखक जो है स्पेनिश भाषी हैं, दोनों ही इन दोनों की किताबों ने बिल्कुल शुरुआती दौर में मुझे बहुत प्रभावित किया। तो फिक्शन में मार्केज, पोएट्री में पाब्लो नेरूदा। हाँ, पाब्लो नेरूदा और मार्केज दोनों को एक्सप्लोर करने के बाद में एक तीसरे राइटर के पास पहुंचा, जो इन सबसे बड़ा और एक तरह से कहें कि द बाप ऑफ ऑल राइटर्स है, वो है होर्हे लुइस बोरहेस। वो भी इन्हीं की भाषा का है, बोरहेस। तो मुझे फिर उसके बाद बोरहेस इतने पसंद आने लगे। बोरहेस ने कभी कोई नॉवल नहीं लिखा क्योंकि वो अंधे थे, वो उनको दिखता नहीं था नेत्रहीनता के कारण। उन्होंने छोटी छोटी कहानियां और कविताएं और इंटरव्यूज, लेक्चर्स, नॉन फिक्शन में काम किया, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बोरहेस फिर मुझे इतने पसंद आए कि अभी भी मेरे भीतर जब मन में समस्या, शंका, इस तरह की बातें आती हैं तो मैं शरण में जाता हूँ बोरहेस की, कि ऐसी स्थिति में, इस तरह की प्रॉब्लम में बोरहेस ने क्या सजेस्ट किया है एक राइटर के लिए। तो बोरहेस जो सजेस्ट करते हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो ये तीन लेखक, नेरूदा, मार्केस और उसके बाद बोरहेस, BORGES। बोर्गेस लिखते हैं बोर्गेस, लेकिन पढ़ते हैं उसे बोरहेस, BORGES। तो इन लोगों ने, इनसे आप बहुत कुछ सीखे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हम ऐसे कहें कि बहुत प्रभावित हुआ। मैं खुद भी अपने को ना बहुत शौक से एक बोरहेशियन राइटर कहलाना पसंद करता हूँ। बोरहेशियन यानी मैं रियलिटी को जो है बिल्कुल डायरेक्टली देखने की बजाय थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से देखना पसंद करता हूँ। एक ना मेडूसा की एक कहानी है, ग्रीक मिथोलॉजी में मेडूसा नाम का एक कैरेक्टर है जिसको वरदान, जिसके बाल सांप जैसे नहीं है, मेडूसा जिसके बाल सांप जैसे, उसको एक वरदान था कि वो जिसकी आंख में आंख डाल के देख लेगी वो पत्थर बन जाएगा। तो उसको मारने के लिए एक दूसरे कैरेक्टर को बुलाया गया। उस दूसरे कैरेक्टर ने क्या ट्रिक की कि उसको मारने के लिए वो आईना लेकर के आया कि डायरेक्ट इसकी आंख में देखा तो ये पत्थर बना देगी। तो आईने में उसने उसको देखा और उछल के उसका सिर काट दिया। मेडूसा, कल्विनो, बोरहेस, इस तरह के लोग बताते हैं कि आपकी जो रियलिटी है ना वो मेडूसा जैसी है। आप डायरेक्ट रियलिटी की आंख में देखोगे तो राइटर जो है पत्थर बन जाता है, राइटर को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। रियलिटी को, यथार्थ को थोड़ा सा तिरछे होके देखो, यथार्थ का प्रतिबिंब देखो आईने से, और उसके बाद यथार्थ के साथ व्यवहार करो। ये बोरहेशियन राइटर्स की एक तरह की पहचान होती है। तो मेरे भीतर बोरहेस बहुत सारी चीजें उन्होंने बदली, बहुत सारी चीजें जन्म दी, बहुत सारी चीजों का विकास किया और बहुत सारी बुरी आदतों के खात्मे में मदद की मेरी। सारी बुरी आदतें खत्म नहीं हुई है मेरी, लेकिन बहुत सारी बुरी आदतें मुझे लगा कि मतलब बुरी आदतें क्या हो सकती हैं आपके नजर में, क्या आपको लगा कि आपके अंदर ऐसा क्या बुरा है राइटिंग में? राइटिंग में बहुत कुछ बुरी आदतें। एक तो बुरी आदत तो ये होती है कि अपने बारे में बात करना। यही एक बुरी आदत होती है। मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा बचने की कोशिश करता हूँ ऐसे सेशंस में वही करना पड़ता है, यानी अपने बारे में बात करना। लेकिन सर, लेकिन तो अच्छी बात है ना कि आप, मतलब आपको इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग जानते हैं, तो आप अपने बारे में बता रहे हो। अगर देखो ना, फिर भी मैं बार बार घूम फिर के ना कभी मार्केस की तरफ चला जाता हूँ, कभी नेरूदा की तरफ चला जाता हूँ, कभी कॉमरेड सूर्यदेव उपाध्याय की तरफ चला जाता हूँ। अपने बारे में बोले किया है।
अगर हम किसी भी लिटरेचर के स्टूडेंट से बात करेंगे, तो वो क्या ज्यादा से ज्यादा हिंदी साहित्य में जितने लोग हैं, जितने भी लोग लिख रहे हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जितने लोग रहे हैं उस पे बात करेगा। लेकिन आपके साथ ऐसा है कि आप सब चीजों पे बात कर सकते हैं, चाहे वो पश्चिमी देशों का साहित्य हो या हिंदुस्तान का साहित्य हो, भारतीय साहित्य हो, आप उस दोनों पे बात कर सकते हैं। तो ये मुझे मुझे मजा आता है इसमें, मुझे हाँ, मुझे मजा अब। ये चीज आपको सबसे अलग लाके खड़ा कर दी है, ये जहां तक मुझे लगता है। अ, कि मतलब हम लोग जितने भी लोगों को अभी तक पढ़े हैं, जितने भी लोगों को जानते हैं, सुनते हैं, मतलब कभी मुझे ऐसा जैसे आपके साइड मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने और लोगों को भी बहुत पढ़ा है। और सबसे पहले तो ये चीज कि आपने 6 वर्षों तक लगभग मतलब कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, किया तो बहुत कुछ होगा लेकिन कुछ लिखा नहीं, ऐसा था। हाँ, ऐसा था। 6 साल तक मैंने कुछ लिख के छपवाया नहीं। लिखता भी था न जो मैं, तो वो ना पर्सनल जॉटिंग्स, डायरी की जॉटिंग्स, नोट करना। जैसे आप इस तरह की चीजें लिखते हैं ना, कि आप समझो कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो अपने शॉर्टकट्स हम्म, लिखोगे, अपने टिप्स लिखोगे, अपने ट्रिक्स लिखोगे। उस तरह की राइटिंग मैंने की। कि समझ लीजिए कि उसी दौर में मैंने ट्रांसट्रोमर की कविताएं पढ़ी। तो ट्रांसट्रोमर मुझे बहुत पसंद है, टोमास ट्रांसट्रोमर, जिनको बाद में नोबेल प्राइज मिला था। तो उनकी कविताएं हम्म, मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छे लगे। तो पूरे मैंने पूरी एक ना लिस्ट बनाई, कॉलम बनाता था मैं, इस तरफ क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तो ये लेखक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, उसके पूरे पॉइंट्स लिखता था। ये लेखक मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इससे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ या कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं उसके पॉइंट्स में लिखता था। इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई उस पूरे 6 साल 7 साल में की थी। पहले भी इस तरह से करता था मैं पढ़ाई, बहुत जिद में आकर के करता था। लेकिन पढ़ते समय आप अपने लेखन को रोक दीजिए अगर, तो मेरी मुझे कई बार लगता है कि आप ज्यादा ग्रो करेंगे। जैसे मुझसे मुझसे ना कई कुछ एक बार कुछ मित्र लोग या बिल्कुल नौजवान लोग अपनी कुछ चीजें भेज देते हैं, ये पढ़ के हम्म, बताइए कैसा कैसा है ये। तो अमूमन तो मैं टालता हूँ, क्योंकि इस तरह से किसी को सजेस्ट करना बहुत मुश्किल चीज है। क्योंकि मैंने जो 2-3 लोगों को जो सजेशन किया है, उसमें एक बुनियादी सजेशन ये है कि यार एक काम कीजिए, 2 साल के लिए लिखना बंद कर दीजिए। तो ये तुरंत मेरे दिमाग में ये एक्सट्रीम आता है, लिखना बंद कर दीजिए। जब आप लिखना रोक देते हो ना, तब आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता। आप हम्म, फ्री होकर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फ्री होकर के आप उस राइटर से सीख सकते हो, लिखना बंद करके। लेकिन जब आप लिखते रहोगे, तो अपने भीतर की बुरी आदतें तो आप लगातार कागज पे हम्म, निकाल रहे हो। अच्छा सीख रहे हो 20%, बुरी आदतें निकाल रहे हो 50% कागज पर एक्सप्रेस कर रहे हो, तो फिर प्रपोर्शन सही नहीं बनता। लेकिन अगर आप अपनी राइटिंग रोक देते हो तो 1 2 4 साल के लिए, तो जब आप जो सीख रहे हो वो आप यूज करने के बारे में, आप उसके शॉर्टकट्स या उसके ट्रिक्स या उसके राइट तरीके ये जानने लगते हो। थोड़ा सा सेक्रीफाइस अपने लिए कर, अपनी चीजों को छोड़ के करना पड़ता है। तो अपनी राइटिंग छोड़ना एक किस्म का सेक्रीफाइस जो आपको करना चाहिए। हम्म। ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज है कि बहुत लोग, लेकिन ऐसे कुछ लोग अपनी मर्जी से बस ऐसे ही लिखते हैं, उनको लगता है कि ठीक है मेरा मन है तो मैं लिख रहा हूँ, और मतलब उसको फोकस करके नहीं लिखते हैं, बस ऐसे ही उनको लगता है कि लिखना है तो बस लिख रहा हूँ। तो उनके लिए क्या चीजें वो मतलब जो लोग ऐसे हैं, क्या उनको भी ये काम करना चाहिए कि उनको लगता है कि अगर वो लिख रहे हैं तो उनको भी छोड़ के और फिर उसके बाद थोड़ा और अच्छे से पढ़ के, या फिर किसी और जिस भी राइटर को वो चाहते हैं, अच्छे लगते हैं, उनको पढ़ के उसके बाद वो करें, लिखना शुरू करें। डिपेंड ये इस बात पे करता है कि एज ए राइटर उन्होंने अपने लिए क्या ऑब्जेक्टिव बनाया है, हम्म, एज ए राइटर वो क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। देखो, हम्म, बहुत सिंपल सी चीज ये है कि अगर उनके भीतर कोई बड़ी एम्बिशन ही नहीं है, भाई मुझे राइटिंग में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, मुझे मैं राइटिंग क्यों करता हूँ, मेरे भीतर ना विचारों का उमड़ घुमड़, आंदोलन, कोलाहल, ये सब चलता रहता है, मुझे उसको उठा करके बस पेपर पे रख देना है।
अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, तेरे भीतर जो बातें निकल के आती हैं उनको कागज को उतार के रख दो, सिंपल। लेकिन अगर मन के भीतर कहीं पे ये फीलिंग आई है कि मुझे लेखन को कला की तरह साधना है, मुझे साहित्य के भीतर अपने लिए इंच भर की जगह बनानी है, तब आपको सीरियस होना पड़ता, तब आपको दुनिया की तमाम लिखने की शैलियों, परंपराओं, लेखन पद्धतियों का अध्ययन करना पड़ता है और उसमें से अपने व्यक्तित्व के हिसाब से चीजों को अपने भीतर समाहित करना पड़ता है, ये जरूर। तो शुरुआती दौर में आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि एज ए राइटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अगर फिल्मों में गाना लिखने के लिए आप राइटिंग कर रहे हो तो आप कुछ भी लिखो, चलेगा। वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी चलता है और उससे भी आप लाखों करोड़ों कमा लेते हो। लेकिन अगर आपको लिटरेचर करना है तो ये सब चीजें छोड़नी पड़े, पहले से ये तय करना पड़ेगा कि आपको कलात्मक श्रेष्ठता, कलात्मक उत्कृष्टता के पीछे दौड़ना पड़ेगा तब। और लेखक जिंदगी भर यही करता है, वो एक कलात्मक उत्कृष्टता को साधना चाहता है, उसे पाना चाहता है। अगर वो अपनी मर्जी से लिखना चाहता है तो उसे लिखने दे, जो करना चाहता है वो करे, डिपेंड है कि उसने सोच क्या रखना है। सर, जो पश्चिमी देशों का साहित्य है और जो हमारे यहाँ का साहित्य है, दोनों के बीच में मतलब किस तरह आप पश्चिमी देशों के साहित्य को और हमारे यहाँ के साहित्य को किस तरह से आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कौन सी चीज ऐसी है जो बहुत यूनिक है और यहाँ पे वो सब चीजें अभी तक शायद नहीं आ पाई हैं, या थोड़ा सा कहीं कुछ कंपैरिजन उनका किया जा सकता है किसी मामले में या नहीं? हमारा जो साहित्य है वो हमारे बिल्कुल समाज की तरह है। हम अभी भी जिसको कहते हैं ना, पुरानी धूल को बचा के भी रखना चाहते हैं और आगे आगे सफाई भी करते रहना चाहते हैं। ये एक बहुत अजीब किस्म की सोच हमारे पूरे समाज साहित्य में है कि हम पूरी तरह से आधुनिक होना भी नहीं चाहते और आधुनिकता का ढिंढोरा पीटना भी चाहते हैं। मॉडर्निज्म, देखिए 20वीं सदी ने साहित्य को क्या दिया, पूरी दुनिया में साहित्य को 20वीं सदी ने मॉडर्निज्म दिया, एक मॉडर्न अप्रोच दिया है। वो मॉडर्न अप्रोच हमारे देश के साहित्य में थोड़ा सा कम होता है। विदेशी पश्चिमी साहित्य ज्यादा खुला हुआ, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल, ज्यादा आगे बढ़ता हुआ एक आधुनिक किस्म का साहित्य है। हम थोड़ा उनके पीछे चलते हैं, हम उनको लीड नहीं करते, हम उनको फॉलो करते हैं। मतलब यूरोप में आज किसी तरह का एक लिटरेचर लिखा है तो 25 साल 30 साल या 40 साल बाद हम वैसा लिटरेचर लिखने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा लिटरेचर नहीं बना पाते हैं जिसको यूरोप और अमेरिका फॉलो करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि हमारे पास इसके न सारे रॉ मटेरियल्स हमारे पास है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, है ना। गब्रियल गार्सिया मार्केस पूरी दुनिया में फेमस है मैजिक रियलिज्म के लिए, जादुई यथार्थवाद के लिए। जादुई यथार्थवाद यानी एक ऐसा यथार्थ जिसके भीतर जादू जैसा भाव भरा हुआ हो। अब मैं इसको पूरे डिटेल में जाके समझाने के बजाय एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे कि एक गांव की एक बच्ची बैठी हुई है और बैठे बैठे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लेखक क्या कहता है कि कैसे उसकी मृत्यु का चित्रण करता है कि लड़की एक कालीन पर बैठ करके आसमान की तरफ उड़ गई। मृत्यु का वर्णन इस तरह से किया उसने। ये एक किस्म का मैजिक रियलिज्म है। ऐसे बहुत सारे वर्णन होते हैं। लैटिन अमेरिका और स्पेनिश लिटरेचर ने इसमें लीड किया और पूरी दुनिया को मैजिक रियलिज्म का एक अद्भुत उपहार दिया। भारतीय प्राचीन साहित्य में इस तरह के तमाम एग्जाम्पल्स हैं। अगर भारतीय लेखक चाहता तो वहां से कथा सरित सागर से इस तरह की ट्रिक्स निकाल सकता था, पंचतंत्र की कहानियों से इस तरह की ट्रिक्स निकाल सकता था, महाभारत से इस तरह की ट्रिक्स निकाल सकता था।
वो लोग अपनी पुरानी किताबों से ट्रिक्स निकाल करके उनको मॉडर्न लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ प्रयोग करते हैं। हम लोग अपनी पुरानी किताबों की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, उनको कोई वैल्यू भी नहीं देते हैं। हमें लगता है कि ओह ये क्या है, पुराने टाइप का साहित्य है। नहीं, उनमें से हम नई लिटरेरी डिवाइसेस, नई लिटरेरी टेक्निक्स निकाल सकते हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है हमारे लिटरेचर और उनके लिटरेचर में, कि वो खोजते हैं चीजों को, नई नई चीजों को खोज रहे होते हैं, अन्वेषण कर रहे होते हैं, इन्वेंट कर रहे होते हैं। और हम क्या करते हैं, उनके द्वारा की गई चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, अनुसरण कर रहे होते हैं। आविष्कार और अनुसरण, समस्या यही है। जिस दिन हम आविष्कार करने लगेंगे, हम ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे, ज्यादा अच्छा काम कर रहे होंगे। दोनों का, भारत का साहित्य और पश्चिमी देशों का साहित्य, इनका अध्ययन करने के बाद एक बुनियादी मोटा मोटा एक अंतर, ये बहुत सारे अंतर हैं, बीसियों अंतर है, पूरी किताब लिखी जा सकती है इन अंतरों पर, लेकिन मोटा मोटा जो मुख्य अंतर है वो ये दिखाई देता है, मुझे ये समझ में आता है। तो आपने जब वहां के साहित्य को पढ़ा, और आपकी जो किताब है न्यूनतम मैं, उसका नाम मुझे बहुत यूनिक लगा कि न्यूनतम मैं, तो उस किताब का क्योंकि वो किताब मैं मंगाने के लिए ऑर्डर की हूँ, मैं वो आ जाएगी मेरे पास जल्दी। तो उस किताब का नाम जो आपने रखा न्यूनतम मैं, वो मतलब क्यों ऐसा, आपने क्या सोचा कि जिसपे वो नाम रखा आपने? अब वो नाम जो है ना, पूरी उसकी एक प्रक्रिया है कि मैं उस कविता पर काम कर रहा था जो न्यूनतम में टाइटल पोएम है। ऑस्कर वाइल्ड की पंक्तियां हैं जिसको मैंने न्यूनतम में उसका जिक्र भी किया है। ऑस्कर वाइल्ड की कुछ पंक्तियां जो मैं के आसपास बनती हैं, मैंने उस पंक्ति को कविता में कोट किया। और जब मैं उस कविता पे काम कर रहा था, देखिए कौन सी दो पंक्तियां हैं इसमें नहीं, तो वो उस पर काम करते करते मैं इस शब्द तक पहुंचा, न्यूनतम में। जब भी मैं होता हूं, जब भी मैं लिखता हूं, मैं न्यूनतम मैं होता हूं, सबसे कम मैं। अभी भी मैं जैसे बातचीत के दौरान आपको एक इशारा कर रहा था, अपने बारे में सबसे कम बात करना चाहता हूँ। मैं बोरे की बात करना चाहता हूँ, मार्केस की बात करना चाहता हूँ, मैं प्रेमचंद की बात करना चाहता हूँ, मैं नेरूदा की बात करना चाहता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करना चाहता हूँ। जो अदर है वो ज्यादा हो मेरे भीतर, जो सेल्फ है वो कम हो, मैं की फीलिंग कम हो, अदर की फीलिंग ज्यादा हो। ये कहीं ना कहीं ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तुम वाली फीलिंग, आप वाली फीलिंग ज्यादा हो, मैं वाली फीलिंग जिसको अहम कहते हैं, अहम वाली फीलिंग कम हो। न्यूनतम मैं हो, न्यूनतम अहम हो, न्यूनतम अहंकार हो, न्यूनतम सेल्फ कॉन्शियसनेस हो, न्यूनतम हो। ये सब कहीं ना कहीं ये बात अपनी कविता के जरिए, अपनी किताबों के जरिए मैं क्या कहते हैं उसको बताना भी चाहता हूँ। तो आपकी ये जो किताब है न्यूनतम मैं, इसको आपने बताया कि न्यूनतम मैं है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते कि न्यूनतम मैं, सबको लगता है कि नहीं नहीं हर जगह तो मुझे ही आगे आना है। सब अपनी बात करते हैं, सिर्फ हम जो अभी आप बता रहे हैं सिर्फ उसी की बात आज लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं कि नहीं नहीं मैं, अगर आपने इतने जैसे कि आपके अंदर मैं ये चीज देख रही हूँ कि आप इतने सारे राइटर को आपने पढ़ा है, लेकिन आप जब ये चीज लिख रहे हैं न्यूनतम मैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज लोगों को संदेश दे रही है कि हाँ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने सबको पढ़ा है लेकिन वो अपनी बात कम करके लोगों की बात ज्यादा करना चाह रहा है। वो लोग जो लोग प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो लोग जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, वो लोग जिनको पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, मैं इसको ना एक दूसरे तरीके से भी देखता हूँ। जैसे ये मेरा पूरा एक शरीर है जिसको मैं कहता हूँ, मैं सिर से लेकर पैर तक मैं हूँ। तो ये सिर से लेकर पैर तक जो मेरा शरीर है, क्या वो मैंने बनाया है?
नहीं, मैंने नहीं बनाया है, मेरे माता और पिता ने बनाया है। मेरी माता ने इसकी इसकी गढ़ावट, इसकी गणना मेरी माता ने की है। तो फिर मैं कौन हूँ? ऊपर से लेकर नीचे तक मैं अपने माता और पिता का रचनात्मक कर्म हूँ, रचनात्मक कृति हूँ मैं उनकी। तो फिर मैं कौन? मैं, हो सकता है कि मेरे हृदय के भीतर रहने वाली एक छोटी सी जो आत्मा है वो मैं हूँ। तो वो कितनी बड़ी है, इधर से लेकर इधर तक 70 60 70 किलो का जो शरीर है मेरा, उसमें 10 ग्राम की, तो मैं की औकात इस पूरे शरीर में, मैं की औकात 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। तो ये तो ऑलरेडी न्यूनतम है। इसको लेके इतना क्यों उछल रहे हो भाई? इसको लेके इतना क्यों ज्यादा सोचते हो? जिन चीजों के ऊपर तुम गौरवान्वित हो रहे हो वो चीजें तुम्हारी अपनी है ही नहीं, तुमको किसी और ने दी है। और जो चीजें तुम्हारी अपनी हैं तुम उनको पहचानना भी नहीं चाहते हो, उसको इग्नोर करते हो। ये है पूरी फीलिंग इसमें। अपने रूप को लेकर के इतना उत्तेजित हो रहे हो, इतना तुम वो कर रहे हो, अपनी आवाज को लेकर, अपनी भाषा को लेकर। ये सब चीजें तुमको तुम्हारे पूर्वजों ने दी है, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, तुम अच्छे खानदान में जन्मे हो, तुम आर्यंस वाले खानदान में जन्मे से तुम्हारी नाक सीधी है। अगर तुम थोड़ा द्रविड़ या थोड़ा मंगोल वाले खानदान में जन्मे होते तुम्हारी नाक पतली है, चिपटी होती। तो ये भी तुम्हारा योगदान क्या है इसमें? इस पे क्यों खुश होना? ये है मेन चीज। न्यूनतम आप दरअसल अपने पूरे अस्तित्व के भीतर मिनिमम है, न्यूनतम है आप। तो आप मतलब मैं या कोई भी हम। बात आपने कह दी कि न्यूनतम मैं एक बार मेडिटेशन सेंटर गई थी। मुझे मन हुआ कि 10 दिन का मैं जाती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत चंचल हूँ। तो मुझे लगा कि थोड़ा दिन मैं वहां जाके मेडिटेट करती हूँ, हो सकता है कि मैं मतलब ठीक हो जाऊं। तो मैं वहां पे गई और वहां पे सबसे पहली बात वहां पे यही बताई कि मतलब मैं कौन, मैं कुछ नहीं होता है। तुम हमेशा इस चीज के पीछे भागते, मेरा फोन, मेरी चीजें, मेरा काम, मेरे ये, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा। कुछ भी नहीं सच। हाँ बिल्कुल। और अभी जब आपने ये बात बोली तो मैं उस चीज को यहाँ से रिलेट कर रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत सही बात है जो कि मैं 10 दिन जाके वहां पे सीखी और आपने अभी ये बात मुझे बता दी। तो दोनों बातें बहुत रिलेटेबल हैं। तो ये बात है कि आपकी कविता न्यूनतम मैं से हम इतनी सारी चीजें एक साथ जोड़ पाए हैं। कविताओं से तो देखिए, हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं ना वो सब कविताएं, जो कुछ करते हैं वो सब कविताएं हैं। पूजा पाठ करते हैं, कविता है। मंत्र क्या है? कविता है। शास्त्र पढ़ते हैं, क्या है? कविता है। पुराने जमाने में तो विज्ञान भी कविता में, पूरा आयुर्वेद कविता की शैली में लिखा हुआ है। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लें, अंततः वो कविता है। तो पोइट्री हमको बहुत सारे नए रास्ते, कहते हैं ना कि पोइट्री हमको इंसान होना सिखाती है। तो एक रीजन, एक कारण ये भी है कि पोइट्री हमें बहुत सारी चीजें हमारे भीतर पैदा करती है, हमको देती है। आपको ये कैसे, आपने ये चीज मतलब मैंने ये उपमा जो आपने दी है कि प्रेम में डूबी हुई स्त्री का जो चेहरा है वो बुद्ध की तरह लगता है, मतलब ये इतना, मतलब कैसे ये आपने इतना, मतलब इतनी बड़ी बात जो आपने सोची है तो वो कैसे आपको ऐसा लगा? कई बार ऐसा होता है कि बहुत पर्सनल किस्म के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो यूनिवर्सल हो जाते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सप्रेशन था। जिस स्त्री से मैं प्यार करता हूँ, जिस साथ में जुड़ा हुआ हूँ, उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे उतना ही पॉजिटिव एनर्जी से भरती है जितना बुद्ध भरते। जो शांति, जो स्निग्धता, जो स्थिति प्रज्ञता, जो तथता। स्थिति प्रज्ञता मतलब न इधर जाना है न इधर जाना, बैलेंस रहना है। जो तथता मतलब न पास्ट में रहना है न फ्यूचर में रहना है, वर्तमान में रहना है। तो ये बैलेंस जो हमें बुद्ध सिखाते हैं वो प्रेम में डूबी हुई, वो आपको
संसार की हर चीज के साथ प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध भी यही है। तो ये एक तरह का कंपैरिजन जो था वो उस समय बना था दिमाग में, और वो एक पंक्ति के रूप में बाहर आ गई और बहुत दूर तक चली गई। आपकी कौन सी ऐसी कविता है जो आपको बहुत पसंद है? आपकी लिखी कविता आपको ही बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे मैं वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ मतलब मैंने बहुत अच्छा लिखा, या मुझे कोई कविता मेरी बहुत पसंदीदा कविता हो जाती है। तो ऐसे आपके साथ भी कुछ हुआ है? मैंने अपने अपने लेखन का सबसे कट्टर और सबसे दुर्दांत आलोचक हूँ, सबसे खूंखार आलोचक हूँ। यानी अगर मेरा बस चले तो मैं इन किताबों को लिखने के लिए अपना गला काट तो ये जो असंतोष वाली जो बातें हैं, असंतोष वाली फीलिंग है, मेरे साथ इतनी ज्यादा जुड़ी भी रहती है कि कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि जो जिस कविता की बात आप कर रही हैं कि पसंदीदा कविता, वो शायद अभी आएगी, वो अभी लिखी जानी बाकी है, भविष्य में है। वो मतलब मेरी उंगलियों में ही रहती है, पता नहीं कौन सी उंगली में रहती है, वो इन्हीं उंगलियों में रहती है, बस अभी इसमें से निकल के नहीं आई है। आज नहीं तो कल निकल के आ जाएगी, ऐसा महसूस होता है। लेकिन मैं बहुत अपने लिखे को लेके बहुत ज्यादा मुतमईन या बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता हूँ मैं। इसीलिए मैं एक ही कविता पे एक साल तक 6 लाइन या 8 लाइन की कविता पे 1 साल तक काम करता रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मुतमईन, बहुत खुश होता नहीं हूँ मैं उससे। आपकी कविता के आप मतलब आप लेखक भी हैं, आप आलोचक भी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन मतलब कैसे? आलोचना तो सामने वाला करे आपकी तो समझ में आता है, बट आप अपने लेखक भी अपने आलोचक भी, ये बहुत यूनिक चीज है और बहुत बड़ी चीज है कि कोई लेखक ऐसा है जो कि अपनी आलोचना खुद ही कर सकता है। ये इस स्तर तक पहुंचना होता है। सर बाबा जिनका मैं बोरहेस जिनकी बात मैं करता हूँ, जो अर्जेंटीना के बहुत बड़े लेखक थे और जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, एक मास्टर की तरह जिनका सम्मान करता हूँ, बोरहेस एक बात सुंदर कहते थे कि जब भी कोई मेरी बुराई करता है तो मैं सोचता हूँ उससे अच्छी तरह से ये काम मैं खुद ही कर देता हूँ। तुम क्यों करते हो मेरी बुराई, मेरी आलोचना तुम क्यों करते हो, मैं खुद ही बहुत अच्छे से करता हूँ। दरअसल जिस समय मैंने कहा ना, जिस समय आप अपनी रचनाओं से प्रेम करना बंद कर देंगे, अपनी रचनाओं के मोह में पड़ना बंद कर देंगे, अपनी रचनाओं को एक संयम और एक विवेक के साथ, एक ईमानदारी के साथ देखना शुरू करेंगे और उसमें गलतियों को निकाल करके उसको सही करने की कोशिश करते रहेंगे, तब आपके भीतर एक आलोचक पैदा होगा। आप खुद अपने आलोचक होते हैं, आप खुद अपने दीपक होते हैं। आपको पथ प्रदर्शन के लिए कहीं दूसरी जगह से रोशनी की जरूरत नहीं होती है, आप अपने लिए खुद प्रकाश निर्मित करते हैं। उस स्तर पर पहुंचने के लिए आपको एक गहरी साधना करनी पड़ती है, एक लंबा समय कविताओं के साथ, किताबों के साथ गुजारना पड़ता है। जब आप वो गुजार लेते हो, आप अपने कमियां जानने लगते हैं, और जो आप नहीं जान रहे होते, कई बार ऐसा होता है कुछ एक कमियां आप नहीं जान रहे होते, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कमी बताने में एक्सपर्ट होते हैं, जो तुम्हारी कमी नहीं है उसको भी कमी की तरफ प्रेजेंट कर देते हैं। तो उनको पढ़ के देख लो क्या सच में ये कमी है। तो 90% कमियां आप अपनी खुद पहचान सकते, अगर आप ईमानदार, अगर आप ईमानदार हैं और अगर आपने अध्ययन किया। ये मुझे भी लगती है कि अब मतलब हमें पता होता है कि हम क्या चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें जो चाहिए अगर वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें पता होता है कि रीजन इसके पीछे क्या है। कि अगर हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, अगर हमें उसमें पढ़ाई करके हमें जॉब लेनी है, कुछ भी करना है, तो हमको पता है कि अगर हम वहां पे बार बार फेल हो रहे हैं तो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं वो कमी है, ये चीज हम जानते हैं। लेकिन फिर जब बहुत ज्यादा हो जाती है सब चीजें, तो हमें लगता है कि नहीं, हो सकता है हमारे अंदर कमी ना हो, जो एग्जाम दे रहे हैं या जो चेक किया जा रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, हो सकता है वहां पे कोई कमी हो। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तब तो डाउट की बात है, लेकिन ये भी आपको खुद ही को महसूस हो जाएगा ना आपके अंदर। सर 1 घंटे पूरे हो गए थे,
हाँ इस वो वजह अपने से। है ना। देखो बात करते करते 1 घंटा हो गया पता भी नहीं चलता। हाँ, तो यहाँ पे मैं की बात ही हो रही है और 1 घंटे निकल गए हैं। हम्म। तो ये काफी अच्छी चीज जानने को मिली कि मैं वाला अब मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं वाली चीज थोड़ा सा कम हो जाए। कभी कभी मैं हाँ वाली चीज हम पर बहुत हावी हो जाती है। अगर मैं से बच सकते हैं तो बचना चाहिए, अधिक से अधिक कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं से बचा जा सके। कुछ एक समय पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपकी अस्मिता से जुड़ जाता है जब, तो एक अलग चीज है। अदरवाइज जिंदगी कागज पर जिस तरह से उतरती है उसमें ईमानदारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कागज, कला, ईमानदारी। पता है एक बहुत बड़े संगीतकार जो थे, दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े संगीतकारों में से एक, मोजार्ट। मजा। उनसे, हाँ उनकी बहन ने 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले उनकी बहन ने, जर्मन भाषा के थे, उनकी बहन ने उनसे चिट्ठी में पूछा कि जीनियस और मीडियोकर में क्या फर्क होता है। जीनियस मतलब, जीनियस, मीडियोकर मतलब जो थोड़ा दरमियानी कद का हो, थोड़ा एवरेज। तो कलाकार दो तरीके के होते हैं, एक तो जीनियस होता है और बहुत सारे लोग एवरेज होते हैं। तो उसकी बहन ने पूछा कि अमादियस, जीनियस और मीडियोकर में क्या फर्क होता है। अमादियस मोजार्ट ने जवाब दिया, कोई फर्क नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसा काम कर रहे होते हैं। बस जो जीनियस होता है ना वो थोड़ा ज्यादा प्रेम करता है, एवरेज लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा प्रेम करता है, और वो एवरेज लोगों के मुकाबले ज्यादा ईमानदार होता है। तो या तो आप मतलब आपको बहुत प्रेम करना है अपने आसपास की चीजों से, अपनी जिंदगी से, अपने समाज से, अपने अपने सपनों से, अपनी उन्हें पूरा करने की अपनी जिजीविषा से, इन सब चीजों से प्रेम करना है। और ये प्रेम ईमानदारी से करना है। ईमानदार आपको होना है अपनी चीजों को, कला को कागज पर लाने में जिस तरह की ईमानदारी आपको बरतनी है, अपने आप से ईमानदार रहना है। प्रेम और ईमानदारी दो चीजें कलाकार को बड़ा बना। मोजार्ट, और ये बात सिर्फ मोजार्ट, दुनिया के सारे महान लेखक कहते थे। चार्ली चैपलिन इतना बड़ा कलाकार था। प्रेम, जिंदगी को वो प्रेम के तराज पे उतार दिया, प्रेम और ऑनेस्टी। कलात्मक ईमानदारी अगर आपके लेखन में है तो फिर आपको वो कामयाबी, वो संतुष्टि, वो सफलता जरूर। बिल्कुल सही बात बोली कि जब तक हम अपनी चीजों को लेके ईमानदार नहीं रहते हैं तब तक, जब हम खुद से ईमानदार नहीं हैं तो फिर और लोग हमें उस नजरिए से कैसे देखेंगे। ये बहुत अच्छी चीज देखिए एक्चुअली क्या है ना, आपके और कागज के बीच में कोई नहीं होता। आप एक राइटर हो, आप पहले कंप्यूटर पे लिखो, पहले मोबाइल पे लिखो, पहले पेपर पे लिखो, लेकिन पर्टिकुलरली अल्टीमेटली लिखते तो वो कागज ही है। चाहे वर्चुअल पेपर हो, वर्चुअल व्हाइट स्पेस है या फिजिकल व्हाइट स्पेस है, लिखते उसी पर हो आप। तो आपके और उसके बीच में कोई नहीं होता है। तो जब दो लोगों के बीच कोई नहीं है तो वहां ईमानदारी का होना सबसे जरूरी चीज है। जब कोई तीसरा आता है वहां पे ईमानदारी घटने की, ईमानदारी हटने की गुंजाइश बनती है। दोनों के बीच कोई है ही नहीं है तो बेईमान होने का कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। कागज के साथ सबसे ज्यादा ईमानदार रहो। जो चीज तुम मन में जो सोचना है सोचो, कोई पकड़ने नहीं आएगा तुमको। अगर लोगों के मन में झांकने की सुविधा मिले ना तो हर व्यक्ति बेईमान और विश्वासघाती निकलेगा। मन के भीतर इतना गड़बड़ चलता रहता है, लेकिन जब उस मन की चीज को कागज पर लेकर आओ तो इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए उस
के अंदर, तुम्हारे प्रयासों के अंदर, तुम्हारे उपक्रम में वो निखर जाए। आजकल एक लेखक है वेस्ट में बहुत चलता है, उसका नाम है कार्ल उवे केनॉस गोर्ड। कार्ल उवे केनॉस गोर्ड नॉर्वे का लेखक है। 6 खंडों में उसने आत्मकथा लिखी है, बिल्कुल मतलब अंडर 50 है। तो एक चीज सुंदर कहता है कि जिस हिस्से को लिखते हुए तुमको शर्म आ जाए, अपनी जिंदगी के जिस प्रकरण को लिखते हुए तुम्हें शर्म आ जाए, समझना तुम सही लिख रहे। रचना के जिस हिस्से पर काम करते हुए तुमको संकोच होता रहे, शर्म आती रहे, समझना तुम सही काम कर रहे, क्योंकि तब तुम्हारा रचनाकार तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी कला, तुम्हारी देवी सरस्वती तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रही है। पास करो, उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, प्रयास करो। बिल्कुल, आपकी बात सुन के एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और दुनिया में हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी चीजें जिससे आप तो हमसे इतने बड़े हैं, और हम बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आज आपसे बात करके, आज आपसे चीजों को सुन के लग रहा है कि हम मतलब कितना अभी बहुत पीछे हैं। जितना कि हमें आगे जाना चाहिए हम उससे बहुत पीछे हैं, कि हमें अगर कुछ सीखना है, कुछ समझना है तो उसमें उतरना पड़ेगा। उसको अगर हम लिख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें पूरा उतर के, पूरा अपने आप को तन्मयता से हम लगा के वहां पे अपना फुल एफर्ट देंगे तो वो चीजें जरूर अच्छी होंगी। हाँ, निश्चित ही देना चाहिए हम सभी लोगों को। मैं भी इस स्थिति में था, मैं भी उस उम्र से आया हूँ। अचानक मैं इसी उम्र में पैदा नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट इस उम्र में आकर टपका नहीं है इस धरती पर। मैंने धीरे धीरे एक दिन करके मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। एक भी दिन मैंने बाईपास नहीं किया है, हर दिन गुजारा है अपने जीवन का। इसी तरह हम सब गुजारते हैं। तो हमें ये प्रयास अपनी तरफ से करते रहना चाहिए, एक्सीलेंस के पीछे दौड़, बस और कुछ नहीं। जिंदगी 3 इडियट्स में देखो कितने सिंपल तरीके से उसने समझा दिया रेंचो ने। एक्सीलेंस के पीछे दौड़ो, बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी। फंडा, जिंदगी का फंडा यही। तो पूरे लॉकडाउन में यहाँ पे कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, आप एक बार देख लें अगर। मैं देख नहीं पाया, मैं देख लेती हूँ एक बार। तो मेरे यहाँ ना इतना स्क्रॉल हो जाता है ना टच करते ही। हाँ सर, आपका क्या कहना है साहित्य की दुनिया में उपनिषदों के आवश्यकता से? अच्छा सर, यहाँ पे कोई पूछ रहा है अभी साहित्य किस स्थिति से गुजर रहा है? कौन सा साहित्य, हमारा या फिर जिसको सर ने पढ़ा है? साहित्य किस स्थिति से गुजर रहा है? साहित्य संकटकालीन स्थितियों से गुजर रहा है। अब ये कोरोना ऐसा है कि इस समय सब लोग उसी स्थिति में पड़े हुए हैं, तो मैं वहीं से बात शुरू करने जा रही थी। कोरोना जो अभी फैला हुआ है, इसमें आपने क्या किया है? साहित्य के साथ इसमें एक अच्छी मुझे चीज समझ सुनने में आ रही है। दवा कंपनियां, रिलायंस और अमेजॉन, इनके सिवाय बाकी सब लोग संकट से गुजर रहे हैं। रिलायंस रोज का रोज बढ़ता जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। अमेजॉन रोज का रोज फैलता चला जा रहा है, बस बाकी सब परेशान। आपने लॉकडाउन में क्या किया? क्या किया आपने? देखिए, मैंने हमेशा की तरह अपना काम किया, लिखता रहा, पढ़ता रहा, और क्योंकि मेरा जीवन जो है ना पिछले कुछ वर्षों से पूरी तरह से राइटिंग को ही समर्पित है, इसलिए मेरा जीवन लगभग ऐसा ही चलता है। मैं बहुत ज्यादा बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं रहता हूं। मैं ज्यादातर समय जितना भी मेरा जागृत दिवस होता है वो अपनी किताबों के बीच में, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर और लाइब्रेरी के बीच में गुजरता है। पहले भी ऐसे गुजरता था, अभी भी ऐसे ही गुजरता है। बस एक चीज ये है कि लॉकडाउन के कारण परिवार के बाकी लोग जो दिन में 2-4 घंटे के लिए मिलते थे, अब कंटिन्यूस आंखों के सामने रहते हैं। तो वो हम लोग एक अलग किस्म का
फन, एक अलग किस्म की मस्ती, है ना। पहले हम लोगों को साथ में सब लोग साथ में बैठ करके फिल्म देख सकें, इसके लिए हम लोगों को प्लानिंग करनी होती थी कि 4 दिन 3 दिन पहले परसों के दिन ना अपन सब लोग बैठ के ये फिल्म देखते थे। और अभी ऐसा है कि सब लोग घर में सब साथ में होते हैं, तो चलो किसी समय लगा लो फिल्म, ये वाली फिल्म देख लेते हैं। तो पारिवारिक स्तर पर तो ये हुआ कि सब लोग साथ हो गए हैं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत स्तर पे काम का वो वैसा ही चल रहा है। मैं काम बहुत डूबा रहता हूँ, उसी तरह से रहा। आपकी लाइब्रेरी में कौन सी किताबें हैं? आपकी लाइब्रेरी तो वैसे शायद आपने फोटो डाली थी, मैंने देखी है। तो घर में जो आपकी लाइब्रेरी है, तो वहां पे आप कितना टाइम, मतलब पूरे टाइम मुझे उसी में रहता हूँ मैं। उसी में हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि तुम उसी में खाते हो, उसी में सोते हो, उसी में। तो मैं दरअसल उसी ज्यादातर उसी कमरे में पाया जाता हूँ मैं, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे। और जब बहुत जरूरी चीज होती है तो सबके सब उसी कमरे में आ जाते हैं, सब वहीं बैठता है। काफका एक चीज कहता था ना, मैं अभी यहाँ कोट कर दूं। काफका कहता था, उसने पहले इसको चिट्ठी में लिखा था कि जैसे मुर्दे को उसकी कब्र से अलग नहीं किया जाता, मुर्दे को उसकी कब्र से कोई अलग नहीं कर सकता, उसी तरह मुझे भी अपने लिखने की मेज, अपने लिखने के कमरे से कोई अलग नहीं कर सकता। काफका की ये बात मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि हाँ, मैं यहाँ रहूंगा, इसी कमरे में, इसी जगहों के बीच रहूंगा। ये मतलब किताबों से प्यार होना, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको मतलब आप पूरे दिन रात उसी चीजों में लगे रहते हैं। ये बहुत मतलब हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन ही है कि आप लगातार, मतलब जिस तरह से आप इतना पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि नहीं मैं और पढ़ूं और करूं उस पे काम। तो आप जो अभी जो साहित्य पढ़ रहे हैं या अभी जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ते हैं आप? मतलब डेली अगर आपको पढ़ने को दिया जाए तो आप कविताएं ज्यादा पढ़ते हैं, कहानियां ज्यादा पढ़ते हैं, या क्या चीजें आपको ज्यादा पसंद आती है? मैं फिलॉसफी ज्यादा पढ़ता हूँ, और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, हाँ फिलॉसफी ज्यादा पढ़ता हूँ। इतिहास बहुत पढ़ता हूँ, इतिहास और दर्शन, ये 2 विषय ऐसे हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और ज्यादातर किताबें मैं इन्हीं से रिलेटेड पढ़ता हूँ। कविता सबसे कम पढ़ता हूँ, और कविता में भी हाँ, मतलब जैसे मेरे कुछ प्रिय कवि हैं, जैसे मीर है, उर्दू में मीर तकी मीर। दिन में एक बार मीर की कोई न कोई गजल जरूर पढ़ता हूँ। कई बार सुबह उठने के बाद। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी क्या? मीर तकी मीर, उर्दू के शायर मीर तकी मीर। सुबह उठने के बाद दिन की शुरुआत इनकी किसी न किसी गजल से होती है। इनकी किताबें हमेशा मेरे सिरहाने रहती हैं। सो के उठा और मीर का कोई न कोई कलाम, मीर का कोई न कोई शेर, कोई न कोई गजल तरह पढ़ ली। गालिब जरूर पढ़ता हूँ दिन में एक बार, नेरूदा जरूर पढ़ता हूँ दिन में एक। अगर मीर आपको इतने पसंद है तो हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे उनका, जो आपको बहुत पसंद हो। कोई भी एक शेर जो आपको बहुत पसंद हो। उनका जो शेर मुझे बहुत पसंद है और इस समय मेरे जीवन के साथ बहुत जुड़ता है, मैंने अपनी किताब में कोट भी कर रखा है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों। तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। एक बार सर लास्ट वाली लाइन। मत सहल में जानो, फिरता है फलक बरसों। तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं।
ये मुझे बहुत पसंद, और इन दिनों बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपनी किताब में इसको शामिल भी किया है। क्योंकि हम लोगों को ना, स्पेशली हमारे काम को, एक आर्टिस्ट के काम को, लेखक के काम को लोग बहुत आसान जानते हैं। मीर उसमें एक इशारे इशारे में क्या कह रहे हैं, मत सहल हमें जानो, इजी मत समझो हमको, इतने सरल नहीं है। फिरता है फलक बरसों, ये आसमान जो है ना सदियों बरसों तक घूमता रहता है, चक्कर मारता रहता है, तब खाक के पर्दे से, तब ये मिट्टी से जो है, मिट्टी के पर्दे से इंसान नाम का प्राणी पैदा होता है। यानी एक इंसान के पैदा होने के लिए आसमान को कितने बरस चक्कर मारने पड़ते हैं। ये एक राइटर की लाइफ है। एक लाइन पैदा होने के लिए ये मन के अंदर जो आसमान है, दिल के अंदर जो आसमान है, उसको कितने चक्कर मारने पड़ते हैं। हमको तुम आसान मत समझो, हमारे जीवन को तुम सहल मत मानो। ये मीर है, महाकवि मीर, अद्भुत है भाई। मीर से आनंद, मीर में जितना आनंद है उतना शायद किसी पोएट को पढ़ के मुझे उतना आनंद आता है जितना मीर को पढ़ के आता है। मीर पे कभी हम लोग अलग से ना 1 घंटा अलग से सिर्फ मीर पे बात करेंगे। चलिए आज एक बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उस दिन का इंतजार करूंगी कि अब एकदम बहुत अच्छे से हम आए और मीर के ऊपर बात की जाए। सिर्फ मीर पे, एक दिन मीर पे शुरुआत से होती तो समझ सकती हूँ आपको कितने प्रिय है वो। अरे बिल्कुल, मीर बहुत। मीर और गालिब, गालिब तो खैर बहुत अलग ही बात है गालिब में, लेकिन गालिब से थोड़ा सा 5% 10% ज्यादा मीर, ज्यादा नहीं 5%, लेकिन वो एक्स्ट्रा माइलेज हम मीर को, थोड़ा सा सेल्फिश है, थोड़ा स्वार्थी है, थोड़ा सा पक्षपात करते हैं हम यहाँ पे मीर को लेके। मीर को थोड़ा सा माइलेज एक्स्ट्रा देंगे हम, 5 मार्क्स ग्रेस में दे देंगे। मतलब हमारी हैसियत कुछ नहीं है, हम तो मजाक में कह रहे हैं। मीर के सामने तो मीर के नाखून के टुकड़े भी नहीं है, मीर के पैरों की धूल भी नहीं है हम, लेकिन फिर भी वो प्यार है हमारा मीर के प्रति जो हम प्यार है आपका, वो झलक रहा है कि सिरहाने मीर की किताब लेके सोने और सुबह से पढ़ना। इसी से ऐसे ही बहुत सारे आपके चहेते हैं जो आपकी किताब लेके और आपकी कविताएं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो बिल्कुल आपको उतना ही प्यार करते हैं। मीर को तो वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप क्योंकि लोगों के दिल को छू जाते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि मतलब गीत सर मतलब क्या लिख देते हैं। पहले मुझे लग रहा है कि आज के लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं होता था कि आपसे रूबरू नहीं हुई थी मैं उस समय पे शायद। तो उस समय मुझे आपके बारे में किसी ने बताया, मेरा एक फ्रेंड था उसने बताया, तो फिर मेरे को लगा कि एक बार पढ़ना चाहिए। फिर मैंने आपको पढ़ा और तब से मुझे लगता था कि मतलब ये इतना ज्यादा मतलब पश्चिमी देशों का साहित्य और अपना साहित्य दोनों पढ़ के उसके बाद उनका अनुवाद भी किए हैं और अपनी भी किताबें इन्होंने लिखी हैं। और जब न्यूनतम मैंने ऑर्डर की तो उस दिन मैं बहुत खुश थी और मेरे को लगा कि अब मतलब मैं इनसे और ज्यादा कनेक्ट हो पाऊंगी। जरूर 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 पढ़िए, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा मुझे खुद लग रहा है कि इतने टाइम से लगभग 1.5 घंटे हो रहे हैं हम लोग कंटिन्यूस बात किए जा रहे हैं और एक बार भी ऐसा मन नहीं हो रहा है कि नहीं अब मतलब अब तो चलना चाहिए। नहीं, मन हो रहा है बस आपको सुनते ही जाओ। ऐसा अपने आप को ऐसा आपने बनाया है, इसलिए इतने सारे लोग जो आपको इतना प्यार देते हैं। नहीं, ये सब आप लोगों का है भाई, आपका है भाई। मैंने कविता में ये बात लिखी क्योंकि मैं इस चीज को बहुत गहरे महसूस करता हूँ कि कोई तुम्हें सुन लेता है तो इसमें तुम्हारे बोलने का गौरव नहीं है, सुन लेने की उसकी इच्छा का है। तो सुनने की इच्छा है आपके भीतर, इसलिए आपको ये बोलना अच्छा लग रहा है। अदरवाइज बोलने में कुछ खास नहीं है, कोई गौरव। अगर हमें बाहर का लिटरेचर पढ़ना हो तो अगर ऑनलाइन ऑफलाइन तो अगर नहीं हमें चीजें अवेलेबल हो पा रही हैं तो ऑनलाइन के लिए कुछ ऐसा है जहाँ पे हम जाके पढ़ सके, पीडीएफ कुछ भी ऐसा सोर्स जो हो अवेलेबल? आजकल तो किताबें नेट पर किताबें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है ना। डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं।
अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं विदेशी लिटरेचर, अंग्रेजी के जरिए इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। तो इस तरह अगर जहाँ चाह वहाँ राह, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उपलब्ध है। और अगर पुराना साहित्य वैलिड तरीके से, कानूनी तरीके से पढ़ना है तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है, जहाँ पुराने साहित्य को सारा डिजिटाइज करके संभाल के रखा गया है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। दूसरा archive.org है, archive.org पे 60-70% वर्ल्ड लिटरेचर आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो और अगर ये ना भी हो तो भी गूगल पे लूज पेजेस, फुटकर पेजेस हर जगह, हर लेखक के मौजूद है। मतलब समझ लीजिए आप पाब्लो नेरुदा की कोई किताब नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ना चाहते, पाब्लो नेरुदा पोएम्स लिख दीजिए, आपको 50-60 कविताएं तो ऐसे ही गूगल पे मिल जाएंगी। और किसी लेखक की 50-60 कविताएं पढ़ना मतलब आप कनेक्ट हो गए उसके साथ। बोरहेस की लेक्चर्स में एक, अगर जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, यूट्यूब पर लिखा जाए बोरहेस दिस क्राफ्ट ऑफ वर्स, बोरहेस दिस क्राफ्ट ऑफ वर्स। रुको मैं ना इसको कमेंट में डालता हूँ, इसको कमेंट में डालता हूँ तो सब लोग पढ़ सकते हैं। बोरहेस दिस क्राफ्ट ऑफ वर्स, ये क्या चीज है पता है? ये बोरहेस का लेक्चर है। 5 शाम तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोरहेस ने लेक्चर दिए थे 1967 में। स्पेशली बोरहेस को बुलाया गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया था। तो 5 दिन तक रोज शाम को एक घंटा उन्होंने लेक्चर दिया। तो उस लेक्चर का पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है, बोरहेस की आवाज में है, सुनिए। कविता पे ऐसी बातचीत, इतनी सुंदर बातचीत संभव नहीं है। वो पूरी किताब पीडीएफ के रूप में इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन बोरहेस बहुत धीरे धीरे बोलते थे, स्पेनिश थे लेकिन अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते थे, और उनको दिखता तो था नहीं, तो इसलिए पढ़ के नहीं बोलते थे। तो वो 5 दिन के लेक्चर उन्होंने पहले लिखवाए अपने असिस्टेंट से, फिर 2 या 3 महीने की मेहनत से वो सारे लेक्चर कंठस्थ किए और तब जाके हार्वर्ड में डिलीवर किए। तो आप उस लेक्चर को, कविता, वो भी मेरी एक पसंदीदा किताब है कविता के बारे में हमारी सोच, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकते। अगर इंटरेस्ट है, बहुत कुछ है, इंटरनेट भरा पड़ा है, हाई क्वालिटी लिटरेचर से इंटरनेट भरा पड़ा, हम बस उस तक पहुंचे। हिंदी अनुवाद में भी है, मैंने बताया ना, हिंदी अनुवाद में archive.org पे और ई पुस्तकालय पे विदेशी लेख है, बहुत कुछ। बीच बीच में आपकी आवाज कट जा रही है तो मुझे थोड़ा सा कोई नहीं था, ठीक है, अब इतना तो होता जाता रहता है। सभी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि थैंक यू सर, और थैंक यू मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अगली बार हम जब भी आएंगे तो हम, मतलब आपका ये मुझसे कमिटमेंट है, तो मीर पे हम बात करेंगे और वो आप डिसाइड करेंगे कब आपको आना है। बिल्कुल, और ये आपका अभी से आपकी अगली सेशन आपका बुक है, ये समझिए, और आपको आना है और मीर के ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मीर के ऊपर लंबी बातचीत, अच्छे से दिल से बातचीत करेंगे, और मीर के बहाने बहुत सारे लोगों के, क्योंकि मीर अकेले, किसी भी शायर पे, किसी भी लेखक पे आप अकेले बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि एक के साथ दूसरे के साथ तीसरा जुड़ता है। ठीक है, होती रहती है। धन्यवाद। आपके लिए तो कुछ भी कहो वो कम है, तो मैं इस पे तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो लिख दिया, मतलब वो उसको पढ़ा जाना ही चाहिए, बस ये चीज है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया इस पेज को, मुझे, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं आपको सुनने के लिए सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। श्रद्धा, आपका बहुत धन्यवाद, और इन सारे साथियों का, इन सारे मित्रों का जो
यहाँ जुड़े हैं उन सभी का बहुत धन्यवाद। जरूर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों को नमस्ते कहता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाय। बाय सर, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू।